गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वीरेश कुमार। HBS अकेडमी माध्यम से मेरे प्रिय दोस्तों, NCERT क्लास 7 की आज चैप्टर 8 है और मानव पर्यावरण अनन्य क्रिया और उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। तो ये टॉपिक आपका अमेजन बेसिन नदी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। मेजर पॉइंट तो यही है। तो इसमें प्राकृतिक प्रदेश निवासियों के जीवन के बारे में सीखिए। तो यहाँ पर दे रखा है अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित एक भूमध्य रेखा जो 10 उत्तरी और 10 दक्षिणी के मध्य के भाग के भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी में पर्वतों से निकलकर यह पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलाती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों में, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग को अववाहित करती है। क्या आप जानते हैं कि बेसिन में स्थित देशों के नाम बता सकते हो? तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला क्षेत्र है। तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? ब्राज़ील का है। और ये वाला क्षेत्र है आपका इक्वाडोर, और ये आपका पेरू का क्षेत्र है, और ये कोलंबिया है, और ये वेनेजुएला है, और ये सारे छोटे छोटे हैं आपके फ्रेंच गुयाना, ये वाला सुरिनाम, और ये गुयाना वाला क्षेत्र है। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये अमेजन नदी फैली हुई है। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरह से ये दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर? तो ये यहाँ अमेजन नदी के बारे में चर्चा की है। तो आप समझ सकते हैं, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर एक सुरक्षा कवच हैनेगियर घास के स्कर्ट को पहनने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमक समूह की याद दिला दी। यह इस प्रकार यह नाम अमेजन पड़ा, यानी कि जो इस पर जो आक्रमक हो गए, जो आपके जो स्पेन के लोग थे, और उसी महिलाओं के नाम पर ही इसका अमेजन पड़ा है। क्लियर? तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, कुछ नदी तो मिलती हैं और मुख्य नदी में, और कुछ सहायक क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती हैं, उसका एक बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो क्लाइमेट, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। क्लियर? तो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों के ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होते हैं और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात्रि के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ वर्षा अधिक होती है। क्योंकि अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन को ही हम क्या है, ऑक्सीजन का फेफड़ा भी कहलाते हैं। तो वर्षा वन, इस प्रदेश में अधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिसके कारण ही सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि इससे सूर्य, आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है आपका जो इसके बारे में बात की है कि जिसमें सूर्य का प्रकाश जो धरातल तक नहीं पहुँच पाता है और वनस्पति पनप सकती हैं, जिसमें छाया में पड़ने वाली क्षमता परजीवी पौधे के रूप में और आर्टिक और ब्रोलियार्ड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणियों की प्रचुरता और टूकन और गुंज एक पक्षी हैं। टूकन और गुंज क्या है? पक्षी है। टेट में कई बार पूछा गया है गुंज और पक्षी क्या है? ये जंगली गधा है कि जंगली जीव है, वह पक्षी है। रंगीन पक्षी और पक्षी भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों में भिन्न होते हैं। और ये यहाँ पर क्या है, टैपीर भी पाए जाते हैं। सांप सरीसृप भी मिलता है प्रजाति में। यहाँ पर सारे एनाकोंडा भी मिलता है। तो ये एनाकोंडा यहाँ पर दे रखा है कि एनाकोंडा भी पाया जाता है। इस अमेजन निवास करते हैं और मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्यन, यहाँ पिरान्या मत्स्यन समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों की अमेजन नदी में पाई जाती हैं। जो जीवों विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्लियर? तो इस तरह से दे रखा है। तो जो ब्रोमीलॉइड एक प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। और मेढक जैसे प्राणी इस
जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ये किसके लिए सुरक्षित है? तो ये है आपका जो मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो आप आराम से अंडे दे सकते हैं। तो कुछ करके सीखें। आप एक टीवी चैनल विश्व के वन जीव की वृत्तांत इसको प्रसारित हो करते हैं, उन्हें देखें और इससे जानकारी आपको काफ़ी मिलेगी। तो टैपीर जो है तो अब इस तरह से होता है, एक चूहेनुमा दिखाई पड़ता है। तो अब बात आती है वर्षा वन के निवासी की। जो वर्षा वन के जो निवासी हैं, यहाँ के जो लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्ष को काट करके अपने भोजन के लिए और फसल उगाते हैं और यहाँ पर क्या है, पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं। जबकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं फसलों का ध्यान रखती हैं, ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि ये मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। तो ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, यानी कि किसका, जो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन कांगो अमेजन बेसिन में जो रहते हैं आपको, तो यहाँ पर जैसे कांगो बेसिन रहते हैं पिग्मी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है आपको ये बतानी है सॉरी। तो इसके बाद आता है उपयोग करते हैं, यहाँ पर एक मैनियोक है जो कि कसावा भी कहते हैं। यहाँ पर यह आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी है, मक्का है, कोको है जैसी नगरीय फसल भी यहाँ उगाई जाती है। तो ये सारा दे रखा है। और यहाँ बताया है कि वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते से आकर अपने वाले छप्परों के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। क्लियर, जो मलोका होता है उसकी छत जो होती है तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर एक नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां से वह अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण ही जैविक विविधता वाला वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन की वर्षा का वन भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्षा वनों के लुप्त होने के व्यापक प्रभाव पड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक चित्र में दे रखा है कि व्यापक प्रभाव क्या क्या है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है, सघन बंजर भूमि के बदल रहा है। आप देख सकते हैं ये आपका एक एरो दे रखा है और इस एरो के थ्रू इसमें सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट एरो है। तो यहाँ पर देखो वनस्पति कितनी सघन है और यहाँ पर वनस्पति को, और यहाँ पर आते आते वनस्पतियाँ क्या है, विहीन क्षेत्र होता चला जा रहा है, ठीक है। तो अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन, पिग्मी और बोरो जो जनजाति है, बोरो जनजाति कहाँ निवास करती है ये आपको बताना है। बात ये आती है कि डू यू नो अबाउट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। एक साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इन टुकड़ों के बार बार प्रयोग में मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए एक टुकड़े को छोड़कर और ये क्या है दूसरे टुकड़ों पर चले जाते हैं। दूसरे स्थान पर ये साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी और उपजाऊ बन जाती है, तब लोगों के लिए भूमि के टुकड़ों को पुनः जोक लेती है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। अब बात आती है अपर इंडिया के बेसिन की, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन कैसा है। तो आपको पता ही है, हमें अभी अमेजन नदी के बारे में देखा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है, जो 10 उत्तरी और 10 दक्षिणी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस तरह से हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तरी और 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से आप इसको देख सकते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान और पर्वत, हिमालय और कृपत के सुंदर वन डेल्टाएं ये सारे पाए जाते हैं। तो ये सारा एक गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक बेसिन दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो ये कौन सी आपकी यमुना है, यमुना की ये सहायक नदियाँ हैं सारी। और इस ये आपकी गंगा है और ये नदी यहाँ से निकलती है। ये कौन सी है, एक ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं जितने भी दियांग, देवांग, ठीक है ना, तीस्ता नदी, इस तरह से रामगंगा, बूढ़ी गंगा, गंगा, गंडक, कोसी, घाघरा, ये सारी इसकी गंगा की सहायक रिवर्स है। इससे क्या है, ये सारे बड़े बेसिन का निर्माण होता है, जो कि इस बेसिन में भारत की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है।
तो इस बेसिन में मुख्य विशेषता है कि मैदानी क्षेत्रों में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। जो यहाँ की जो झीलें होंगी वो चाप झील पाई जाती हैं। और मानसून है, मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखकर आप बता सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों बता सकते हैं। तो तिब्बत में इसे किसी नाम से जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, या उसके बाद जैसे एंट्री करती है भारत में उसको और किस नाम से जाना जाता है, आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो स्तराकृतियाँ बनती हैं, जनसंख्या के वितरण के पर्यावरण का प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र जहाँ बेसिन के लिए प्रतिकूल और मध्य गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयोगी है। जनसंख्या घनत्व अधिक है। आपको पता है 2011 की जनगणना अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। लेकिन 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व था वो सबसे कहाँ था, आपका पश्चिम बंगाल और बिहार था। वहाँ के लोग जो मुख्य व्यवसाय कृषि करते हैं वो धान की मुख्य फसल है, जो अमन ओस बोरो फसल उगाई जाती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें हैं जैसे गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, आपका जूट की खेती है, ये सारी गन्ना है, ये भी उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम में कुछ भागों में सिल्क की कीड़े का संवर्धन और सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में उगाई जाते हैं। आप समझ सकते हैं जो वेदिकाएं होती हैं उसमें उगाई जाती हैं। तो इसे रखा है जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का घनत्व 1029 और बिहार का है 1102। समझ सकते हैं। इसी क्रिया करें जूट बांस सिल्क के बने हस्तशिल्प एकत्र करें और उन्हें आप आपस में क्लास में बताएं बच्चों को। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें विभिन्न प्रकार की आपकी वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों में यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के और घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में मैंग्रोव वन मिलते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर चीड़ है, देवदार है, फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन जीव पाए जाते हैं। हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर है, आपके सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं जो एक सींग एक गैंडा है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल आदि पाए जाते हैं। नदी के सांप, जल झील और बंगाली खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ लोकप्रिय प्रजातियाँ जो मछली और चावल एक क्षेत्र में रहने वाले लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो वेदिकाओं का निर्माण जो खड़ी ढलान पर, जो समतल सतह पर जो कृषि करने के लिए होता है, वो ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सींग वाला गैंडा है और यहाँ पर मगर यहाँ आराम फरमा रहे हैं। ऐसे से ये सारा चीज़ दे रखी है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के जो अलवर जलवायु क्षेत्र है वहाँ पर क्या है, डॉल्फिन पाई जाती है। और यहाँ इसे स्थानीय भाषा में इसे शुशु या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। शुशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पर पता चलता है कि रासायनिक अधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। क्लियर। तो इस तरह का है, आप देख सकते हैं। और यहाँ सार्वभौमिक स्वच्छ कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता और ध्यान केंद्रित करने में प्रयासों को तेजी से लाने के लिए भारत का प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को एक स्वच्छ भारत मिशन चला गया। क्लियर, जो महात्मा गांधी का जन्म दिवस था। तो आप देख सकते हैं एक बिना आप किस तरह से इसको साफ कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, मछली पकड़ती है और उसके बाद इसका अपना जो भी है पोर्ट होता है, यहाँ पर नाव रुकती है, वहाँ को साफ सफाई विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आपका ये बनारस का क्षेत्र है। गंगा यमुना जो है, यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो होली पब्लिक प्लेस हैं। तो यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर कस्बे स्थित हैं, जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। और इस यहाँ पर क्या औद्योगिक गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे कि नदी दूषित हो जाती है। और बेसिन में यातायात सुविकसित तंत्र उपस्थित हैं। जैसे आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। और मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय में जलीय और यातायात प्रभावशाली मध्यम कोलकाता नदी की ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। और यहाँ क्या है, पैटर्न बेसिन भी है। और यह क्रिया जैसे आगरा से यमुना किनारे पर ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश, बिहार में बौद्ध स्तूप है, लखनऊ में इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्यजीव अभयारण्य और अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संसदीय कई दर्शनीय स्थल हैं। तो आप इसको वन्यजीव अभयारण्य में आप टाइगर को, जो आपका शेर है,
और टाइगर है, ये सब क्या है आराम फरमा रहे हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए। नमामि गंगे क्या है कार्यक्रम चला गया 1985 से, ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहाँ अमेजन बेसिन पाया जाता है। आप बता सकते हैं दक्षिणी अमेरिका। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल करते हैं, तो आपको जो फसल है जैसे आलू है, आपके चावल है, ये सारी फसलें की जाती हैं। अमेजन वर्षावन की कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कौन सा टुनकू है। और आपके जो सही जो सर्प हैं, पक्षियों यानी कि वृक्षों में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं, सर्प हैं वगैरह वगैरह, ये बंदर संदर सारे पाए जाते हैं। और एनाकोंडा इसी क्षेत्र में मिलता है। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर है, तो आप बता सकते हैं गंगा नदी कौन से हैं। तो आपको ऋषिकेश है, हरिद्वार है, इधर आ जाएंगे आप लोग तो उधर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बदायूं वाला क्षेत्र है, इधर आ जाएंगे कानपुर है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, इस तरह बिहार में चले जाते हैं। तो भूकंप वगैरह ये पटना वगैरह इसी पर ही पड़ता है। एक सिंग वाले कीड़े कहाँ पाए जाते हैं, तो काजीरंगा में। तो इस तरह से आप लोग इसमें बता सकते हैं। टूकन क्या है, पक्षी है, पशु है, या आपको क्या है, तो आप इसके बारे में बता सकते हो। क्लियर। तो ये कौन सा है आपका, तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है। तो ये क्या है, पक्षी है। क्या है ये, पक्षी। मैन्योक कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है। मैन्योक कहाँ मिलते हैं, गंगा बेसिन मिलेंगे कि अमेजन बेसिन मिलेंगे, तो ये आपको बताना है। ये वाला कोलकाता किस नदी किनारे है, ये तो सब बताइए, वो नदी किनारे है। देवदार, फर, चीड़ कहाँ मिलते हैं, तो आपको देवदार, फर है, चीड़ है, वो समुद्री वन में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, तो आपको कहाँ मिलेगा, डेल्टाई क्षेत्र में। वही सूती कपड़े, मलोका, प्राण्या, रेशम कीट, काजीरंगा, तो आपको ये बताना है सूती कपड़े कहाँ, वाराणसी वाला है। मलोका ही क्या है, प्राण्या क्या है। रेशम कीट क्या है, आपके रेशम कीट हैं, आपके रेशम कीट पालन है। और काजीरंगा आपको पता ही है, काजीरंगा आसाम में है। कहाँ पर है ये, आसाम में मिलता है। तो आप कार्ड बता सकते हैं कि वर्षा वन लुप्त क्यों हो रहे हैं, तो मानव अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए वनों का बहुत तो तीव्र गति से क्या है उसका दोहन कर रहा है, और दोहन करने से हमारे क्या है वनस्पतियाँ नष्ट होती चली जा रही हैं। क्लियर। तो आप इसके बारे में आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी की धानी कृषि के बारे में आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपका जो इस तरह से ये फैला हुआ क्षेत्र है, और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। इस पश्चिम बंगाल में 3 प्रकार की फसल उगाई जाती है, एक अमन, एक है बोस, अमन, बोस, बोरो, ये सारी क्या है, ये 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो आपको इससे विशेष ध्यान रखना है। तो इसमें चावल की खेती उगाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की रेखा मानचित्र पर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी को आप दिखा सकते हैं। तो भारत का एक मानचित्र बनाएंगे इस तरह से, और ये भारत मानचित्र बना करके आप यहाँ पर क्या है, एक गंगा नदी को इस तरह से और एक ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका में राजनीतिक मानचित्र बनाएं और भूमध्य रेखा के उन क्षेत्रों को भूमध्य रेखा गुजरती है, आप इसको बता सकते हैं। तो पहले क्या है, इसके मानचित्र को बनाएं इस तरह से। ये मानचित्र है दक्षिण अमेरिका का, इस तरह से ये वाला मानचित्र है, ठीक है ना। अब ये इस पर क्या है, आप भूमध्य रेखा इस पर शो करें, भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के जाती है, ये कर्क रेखा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आप कौन से देश बसे हुए हैं उसके बारे में चर्चा की जा सकती है। तो आप इसका ऑब्जर्वेशन करना जरूर सीखें, और ये लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसका जरूर आप अध्ययन करें, जिससे कि आपको कंटेस्ट हो जाए, और यहीं से क्वेश्चन आपको बनने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये पूछा जाता है डॉल्फिन मछली कहाँ मिलती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी गहना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है। और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर होती है, ये सारी चीज़ हम अभी चर्चाएँ कर चुके हैं। सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है विश्व में, तो कौन सा अमेजन बेसिन है। वनस्पति कैसे भिन्न हो रही हैं, तो इसके बारे में आपका ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ गुंजन पक्षी और टूकन पक्षी कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है, तो आपका बताना अमेजन बेसिन है। तो यहाँ का जीवन यापन कैसे है, तो अभी हमने चर्चाएं की थी। तो इस तरह से आज का टॉपिक था और यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।